नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो पार्ट 2 में बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं तथा बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में मैंने चर्चा कर लिया है। आज आज का वीडियो है बुद्धि का सिद्धांत अर्थात थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय क्या है? बुद्धि के सिद्धांत से प्रकृति तथा संरचना अर्थात बुद्धि का मैकेनिज्म क्या है, बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। यदि हम बात करें इसके सिद्धांतों के बारे में तो हर मनोवैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है कि उनका कार्य, जो बुद्धि का कार्य है, एक खंड, किसी का है द्विखंड में, किसी का त्रिखंड में, किसी का बालू आकार में, संरचना में। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है उसको बोलते हैं एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक जो थे अल्फ्रेड बिनेट थे। तो यदि जब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक नाम आता है, और किसका नाम आता है? अल्फ्रेड बिनेट का। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बुद्धि मापन का पहला और सबसे सफल संशोधन किया था। हमेशा याद करिए। अतः हम ये मान सकते हैं कि बुद्धि का सबसे पहला और पहली बार जो मापन करने वाले व्यक्ति जो थे वो अल्फ्रेड बिनेट थे। बुद्धि का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है इन्होंने दिया था। सबसे प्राचीन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। इसको प्रथम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा याद करिएगा आप इसको। इनके जो सहयोगी थे, उनके जो सहयोगी थे वो कौन थे? स्टर्न और टर्मन थे। जो टर्मन थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये जो टर्मन थे इन्होंने ही अल्फ्रेड बिनेट के बुद्धि मापन के संशोधन को उन्होंने आगे बढ़ाया। याद रखिए, टर्मन ही इसको आगे बढ़ाइए। यह बात नोटिस में से रखे रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एक कारक जो सिद्धांत होता है वो कहता क्या है? इसके अनुसार जो एक कारक जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो बुद्धि होती है उसमें केवल एक तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? केवल एक तत्व होते हैं। एक तत्व होते हैं। इसका मतलब कि इसका विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये अविभाज्य है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का ये सेंस था कि जो दुनिया के जो संपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनमें एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अच्छा, इसी वजह से इस सिद्धांत की आलोचना की गई कि ये कैसे संभव हो सकता है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि हो। इस सिद्धांत की आलोचना का जो आधार था ये था कि जब सभी व्यक्तियों में बुद्धि एक ही समान होती है तो क्या कारण है कि व्यक्ति एक जैसे कार्य नहीं करते हैं? सभी व्यक्ति में बुद्धि एक मात्रा में नहीं होती है। इसी वजह से इस सिद्धांत की आलोचना हुई। अतः इस सिद्धांत की आलोचना का जो आधार था वो निरंकुश था। इसलिए से निरंकुश, एक मिनट करिए, इसलिए से निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। हमेशा याद करिए, क्योंकि आप ही सोचिए ना, दुनिया का क्या प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्ति हैं, क्या उन सभी में से सबका जो माइंड होता है, जो बुद्धि होती है, क्या सेम हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं। तो यही एक आलोचना का आधार बना और इसे निरंकुशवाद, यहाँ पे एक संदेह बन गया कि नहीं, इस सिद्धांत में संदेह है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इस सिद्धांत से कुछ निष्कर्ष निकल के आता है कि सभी प्राणियों में एक जैसी या एक समान बुद्धि होती है, लेकिन इस सिद्धांत से आने वाले अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसका नींव जो रखे तो कौन रखे थे? अल्फ्रेड बिनेट रखे थे। कौन रखा था? अल्फ्रेड बिनेट रखा था। एकदम आपको शॉर्ट में बताएं तो अल्फ्रेड बिनेट एक कारक सिद्धांत दिए थे। सबसे प्राचीन सिद्धांत थे। इनके सहयोगी कौन थे? स्टर्न और टर्मन थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। सभी में एक समान बुद्धि होती है। अच्छा, इसी की वजह से ये आलोचना का एक पात्र बना और इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है, नेक्स्ट सिद्धांत ये है कि द्विकारक सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या दो तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या किया? जो अल्फ्रेड बिनेट सिद्धांत दिया उसकी आलोचना किया और उन्होंने कहा कि बुद्धि के अंदर एक तत्व नहीं होता है। बुद्धि दो खंडों, किससे बना है? दो खंडों, एक मिनट करिए, बुद्धि दो खंडों से मिलकर बना होता है। इसमें दो तत्वों का समावेशन हो। कितने तत्वों का समावेशन होता है? दो तत्वों का समावेशन होता है। याद रखे रहिए। और इसके प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। कौन थे? स्पीयरमैन थे। बुद्धि के अन्य आने वाले जो सिद्धांत की नींव है कौन रखा था? इसी सिद्धांत के आधार पर रखा जाता है। याद देखिए, उन्होंने जो दो तत्वों की बात की है, उन्होंने कहा कि
स्पीयर ये कहते हैं कि पहला जो फैक्टर होता है, जो पहला फैक्टर होता है, बता रहे हैं आपको, जो पहला फैक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं जी फैक्टर। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। क्या है? जी फैक्टर। जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य कारक। क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य कारक। ठीक है, जिसको हम लोग जी फैक्टर बोलते हैं। और जो दूसरा फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस फैक्टर। क्या बोलते हैं? एस फैक्टर। इसको बोलते हैं विशिष्ट कारक। क्या बोलते हैं? विशिष्ट कारक। उनका कहना था कि जो सामान्य कारक होता है वो क्या होता है? वो जन्मजात होता है। सामान्य कारक क्या होता है? वो जन्मजात होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मस्तिष्क में इस प्रकार मतलब क्या? इस प्रकार मतलब क्या? जी फैक्टर। इस प्रकार मतलब क्या? इस प्रकार का कारक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? जी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कारक है वो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म जन्म होता है तो जन्म के साथ इस कारक की प्रधानता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार का एक तत्व होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जी फैक्टर बोलते हैं। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में ये जो कारक होता है, ये जो कारक होता है इसको हम लोग जी फैक्टर कहते हैं। इसलिए हम इस कारक को जन्मजात फैक्टर भी कहते हैं। मतलब वो हमारे जन्म के साथ ही ये फैक्टर क्या होता है? वो हमारे आता है। अच्छा, दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि हमारा जो जी फैक्टर होता है, जी फैक्टर कि आधार, जी फैक्टर जितना मजबूत होगा, मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो जी फैक्टर जितना मजबूत होगा उसी पर उसी पर आप कुछ अपने प्रशिक्षण और शिक्षण के द्वारा जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम लोग करते हैं एस फैक्टर। एस फैक्टर देखिए, ये देखिए एस फैक्टर। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जिस व्यक्ति का जी फैक्टर होता है उसे जी फैक्टर के द्वारा व्यक्ति अपने परिपक्वता के अनुसार प्रशिक्षण लेकर अपने बुद्धि के अन्य फैक्टरों का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? लोग जी फैक्टर, इसको हम लोग एस फैक्टर करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एस फैक्टर करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। तो जी फैक्टर जितना मजबूत रहेगा उसी के होता है ना प्रशिक्षण के द्वारा परिपक्वता के अनुसार। जैसे आपने जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात आप कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप बड़े जैसे जैसे होते गए आपने ज्ञान अर्जन किया। ज्ञान अर्जन करने का सेंस है कि आप परिपक्व होते गए और प्रशिक्षण ट्रेनिंग करते गए तो आपके अंदर एक होता है ना कि एक अर्जन आएगा, एक अर्जित करेंगे आप, कुछ अपने आप अर्जित करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस फैक्टर। सामान्य फैक्टर क्या होता है? सामान्य कारक जो जन्मजात होता है, और जो विशेष कारक होता है वो हम अर्जित करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अर्जित करते हैं हम लोग। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो जन्मजात की कोई शक्ति है, मान लीजिए आपके पास कोई जन्मजात शक्ति क्या है? आप तेज धावक की है या दौड़ने की थी। ठीक है, आप प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण में ट्रेनिंग कर कर आप संगीत सीख लिए। ठीक है ना, संगीत का ज्ञान आप प्राप्त कर लिए। अब आप क्या किए? नवीन ज्ञान से आप इस ज्ञान को होता है ना कि प्रशिक्षण द्वारा सीख लिए, तो जो ये प्रशिक्षण जो आप जो नए ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एस फैक्टर। एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि क्रिकेट का खिलाड़ी बन गए आप। ठीक है, अब क्रिकेट के जब खिलाड़ी बनेंगे तो वो आपका अपना अर्जन है, वो आप अर्जित किए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एस फैक्टर। क्या हो जाएगा? वो एस फैक्टर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। जन्म के अलावा जो भी आप अपने आप जो अर्जित करते हैं अपने प्रशिक्षण द्वारा या परिपक्वता के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस फैक्टर। और जो 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 आपको जन्मजात होता है वो क्या होता है? जी फैक्टर। हमेशा याद रखिएगा। कई लोगों का कहना है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर में कौन होता है ना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो हम आपको बताते हैं, सिंपल सुनिए। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पास बुद्धि में केवल एक ही कारक होता है। आपको पता है कौन सा कारक होता है? जी फैक्टर होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पास बुद्धि में केवल एक ही कारक होता है। हाँ, तो उस कारक के अनुसार, उस कारक मतलब जी फैक्टर के अनुसार व्यक्ति के अंदर अन्य कारकों का निर्माण होता है। अच्छा, जी फैक्टर जितना मजबूत हो वो उतना जल्दी अपना ज्ञान अर्जित करेगा होता है। तो अन्य कारकों का निर्माण व्यक्ति में पहले से उपस्थित कारक के अनुसार होता है। कहने का समय पहले पहले से कौन उपस्थित कारक है? जी फैक्टर है। और इसी की मजबूती के अनुसार अन्य कारकों का मतलब अन्य फैक्टरों का क्या होगा? निर्माण होगा। ये हमेशा याद करिएगा। होता है जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक वो क्या है? जी फैक्टर है। इसका कहने का सेंस ये है कि जी फैक्टर जितना मजबूत होगा हम उतना तेजी से चीज़ों को अर्जित करते जाएंगे। हम कह सकते हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन था? जी फैक्टर है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जी फैक्टर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन का सिद्धांत को फिर से एक बार शॉर्ट में बता दे रहे हैं। स्पीयरमैन ने क्या कहा था? द्विकारक सिद्धांत या दो तत्व का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि नहीं, बुद्धि जो होती है वो एक कारक नहीं होता, ये एक कारक नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बुद्धि को दो खंडों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा बुद्धि को दो खंड होता है, दो तत्वों में विभाजित किया। पहला जो होता है
वो क्या होता है, वो होता है सामान्य कारक, दूसरा क्या होता है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक हमारा जन्मजात होता है, ठीक है, और जो विशिष्ट कारक होता है वो हम अपने परिपक्वता प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग उसको अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। हमारा जी फैक्टर जितना मजबूत होगा, इसको ही महत्वपूर्ण क्यों माना गया, क्योंकि जी फैक्टर के महत्वपूर्ण होने की वजह से हम किसी भी चीज़ को अच्छे से अर्जित करेंगे, अच्छे से हम लोग इसको सीख सकेंगे। तो इसी के आधार पर हमारे एस फैक्टर की नींव पड़ती जाती है, इसलिए स्फीयरमैन ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। जो नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है, हाँ नेक्स्ट सिद्धांत है त्रिखंड तीन तत्व या सिद्धांत। अच्छा, जिन्होंने द्विखंड का सिद्धांत दिया उन्होंने ही त्रिखंड का सिद्धांत दिया था। अच्छा, इस सिद्धांत के अंदर बुद्धि के अंदर 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। अच्छा, कौन दिया उसको, स्फीयरमैन ने, जिन्होंने 2 तत्वों का सिद्धांत दिया। पहला होता है सामान्य कारक जी फैक्टर, दूसरा क्या होता है विशिष्ट कारक स्पेसिफिक मतलब एस फैक्टर, और उन्होंने तीसरा कारक बताया वो बोलते हैं सामूहिक कारक। क्या होता है, सामूहिक कारक। सामूहिक कारक का सेंस ये है कि जैसे हम कहते हैं कि ये देखिए ये क्या है जी फैक्टर और ये क्या है एस फैक्टर, और जो बीच का भाग है, जो ये बीच का भाग दिखाई दे रहा है उसको उन्होंने कहा क्या, सामूहिक कारक। क्या बताया उन्होंने, सामूहिक कारक। कहें कि ये जो बीच का भाग है इसमें कुछ भाग जी फैक्टर का भी और कुछ भाग क्या है एस फैक्टर का भी है। उन्होंने इस तरीके से कहा कि कुछ भाग ऐसा होता है जो जन्मजात होता है और कुछ भाग क्या होता है जो हम अर्जित करते हैं। तो उन्होंने इस सिद्धांत को अपने में संतुलित करके उसमें एक और फैक्टर जो है इसको हम लोग नाम दिए हम लोग सामूहिक कारक, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है उसको बोलते हैं हम लोग बहुकारकी सिद्धांत। क्या बात है इसका, बहुकारकी सिद्धांत। उस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो क्या थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। इसे हम बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि में बहुत कारक होते हैं। उन्होंने क्या कहा, अब तक क्या था, अभी एक तत्व का सिद्धांत है, द्वितीय तत्व का सिद्धांत है, किसी ने बताया 3 तत्व का सिद्धांत, और इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं, इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे आप रेत उठाते हैं उसमें जो कण आते हैं वो असंख्य होते हैं। आप कोई भी रेत अपने मुट्ठी में भरते हैं तो उसमें जो कण होते हैं, जो बालू कण होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, और उस बालू के कण को हम गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं, असंख्य होते हैं। तो इसीलिए इसको बालू का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत के अनुसार जो ये कहता है कि जो बुद्धि होती है इस बुद्धि के में असंख्य छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है ना, और मतलब कण का मतलब कारक होते हैं, मिलकर बनी होती है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, जो क्या होते हैं, असंख्य होते हैं। इन्होंने इसमें कहा कि जो बुद्धि होती है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये आपका इसमें छोटे छोटे बालू की तरह क्या होते हैं, ये कण होते हैं, बहुत असंख्य होते हैं, आप यहाँ बनाए हम, ठीक है, कण होते हैं। इससे मान लीजिए कि जो ये है, ये जो है ये आपकी खेलने की कला है, क्या है, खेलने की योग्यता। ये देखिए ये जो आपकी है खेलने की योग्यता है, ठीक है। और जो ये देखिए ये जो है ये आपकी क्या है, दौड़ने की योग्यता है। ये क्या है, दौड़ने की योग्यता है। इसमें उभयनिष्ठता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को क्या से मिली हुई, मतलब खेलने की योग्यता और दौड़ने की योग्यता है, दोनों में क्या है, एक मिलनसार मतलब दोनों मिलती जुलती हैं। और जब इन दोनों के मिलन से इन दोनों मिल गया तो एक मजबूत योग्यता बनता है। क्या होता है, एक उभयनिष्ठता आती है और एक मजबूत कारक का निर्माण होता है। कहने का सेंस है कि दो अलग अलग जब कारक एक जैसी होती हैं और जब उनका मिलन होता है तो जो एक तीसरा फैक्टर बनता है वो एक मजबूती देता है, एक प्रधानता देता है। कहने का सेंस ये है कि व्यक्तियों के अंदर जो जितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यदि जिन व्यक्तियों में जो कोई भी व्यक्ति को बुद्धिमत्ता या इसकी बुद्धिमान तभी माना जाएगा या वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तभी रहेगा इसमें इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में कितने एक जैसे कारक हैं। जैसे बालू के बहुत ऐसे कारक होते हैं लेकिन कितने एक जैसे कारक हैं जो एक दूसरे को क्या करता हो, सपोर्ट करता हो। जैसे हम कहते हैं कि सिंपल से हम कहते हैं कि एक साहित्यकार है, ठीक है, और एक कवि है। एक साहित्यकार है, ये साहित्यकार और एक कवि भी है। तो साहित्यकार और कवि, उसके अंदर साहित्य का भी ज्ञान है और कवि भी है। तो साहित्यकार का होना और उसके अंदर कवि का भी होना, ये दोनों क्या करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा। इसका मतलब कि उसका जो ज्ञान का अर्जन होगा वो और भी एक मजबूती पकड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें उभयनिष्ठता, उन्होंने क्या बात किया, उभयनिष्ठता। जिस व्यक्ति में जितनी उभयनिष्ठता होगी उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होगा। सिंपल से आपको यहाँ पर एक आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे के जो सिद्धांत रहेंगे उसको हम आगे के वीडियो में अर्थात
पार्ट इसका जो 4 आएगा उसमें आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।